A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. Now starting with another chapter, that is compromise, arrangement, amalgamation. छोटू सा चैप्टर है. लॉजिकल समझो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत ऐसा लगेगा कि अरे इसको भी करना है, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं. तो 230 से 240 इज अबाउट कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन. लॉजिकली चलते जाना, साथ में सब कुछ समझ में आता जाएगा. सबसे पहले जाते हैं सेक्शन नंबर 230 पे. ये जो मेरा सेक्शन 230 है, सेक्शन नंबर 230 कहता है कि पावर टू कॉम्प्रोमाइज, मेक अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर्स और मेंबर्स. पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर और मेंबर. यहाँ पे बोलते हैं, देखो कि ट्रिब्यूनल के पास हम जा सकते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना है. इस चीज़ के लिए सेक्शन 230 बोलता है. क्रेडिटर्स, मेंबर्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. अब लॉजिकली समझते जाना, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना. कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ओ ऑडियो के थ्रू आपको समझ नहीं आ रहा है, या रिकॉल नहीं हो रहा है, या रिटेन नहीं हो रहा है, या लर्न नहीं हो रहा. सबसे पहली स्टेप सेक्शन 230, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना चाहते हो. हाँ भाई, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाहते हैं. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा. किससे अप्लाई करोगे? एनसीएलटी को. तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है. किसे अप्लाई करेंगे? हम एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे. लेकिन अप्लाई कौन करेगा? पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन दे सकती है कंपनी, एप्लीकेशन क्रेडिटर दे सकता है, एप्लीकेशन मेंबर दे सकता है, एप्लीकेशन लिक्विडेटर भी दे सकता है अंडर आईबीसी. फिर से एप्लीकेशन देनी है, एनसीएलटी को देना है. कौन एप्लीकेशन देगा? एप्लीकेशन दे सकती है कंपनी, एप्लीकेशन क्रेडिटर दे सकता है, एप्लीकेशन मेंबर, या फिर लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट और आईबीसी. या इस एक्ट में देगा या आईबीसी के एक्ट में एप्लीकेशन लिक्विडेटर भी दे सकता है. तो पहले तो रजिस्टर यही करना है कि एप्लीकेंट कौन होने वाला है. अब जब ये एप्लीकेशन जाएगी, किसके पास जाएगी? एनसीएलटी के पास. तो ये एप्लीकेंट एप्लीकेशन लेके जाएंगे. तुम्हें क्या लगता है एप्लीकेशन में बस लिखा होगा हमें कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना है? नहीं, उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच होंगी. तो अब पूरा फोकस कि जब एप्लीकेशन होगी तो एप्लीकेशन के साथ अटैच क्या होगा? तो एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा आपका एफिडेविट. एप्लीकेशन के साथ क्या अटैच होगा? एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा एफिडेविट. और ये एफिडेविट में क्या होगा? एफिडेविट में मटेरियल फैक्ट्स होंगे. एफिडेविट में क्या होंगे? मटेरियल फैक्ट होंगे. और ये मटेरियल फैक्ट किससे रिलेटेड हैं? ये मटेरियल फैक्ट आपकी लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट, और साथ ही साथ आपकी पेंडेंसी अगर कुछ चल रही है इन एनी प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन. पेंडेंसी, प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन में कुछ चल रही है तो उससे रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा? उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मटेरियल फैक्ट देने होंगे. या फिर रिडक्शन और शेयर कैपिटल अगर कुछ हो रहा है तो उसके बारे में भी बताना होगा. तो यही हमारा सेकेंड नंबर का पॉइंट है कि एप्लीकेशन के साथ भी जाएगा क्या? तो एप्लीकेशन के साथ जाएगा एफिडेविट. एफिडेविट स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट. एफिडेविट स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट. और ये मटेरियल फैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट, देन साथ ही साथ पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग, और अगर रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल अगर है इफ एनी तो इनकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी. ये पार्ट हो गया. लेकिन सपोज करो, अब हम इसी के सब पार्ट पे चलते हैं. इसमें मैंने कहा कि सपोज आपके कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी है. सपोज आपके कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी है. तो अगर आपके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग है तो कुछ ये एड ऑन चीज़ें आपको और देनी होगी. सबसे पहले याद रखो, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग वांट कंसेंट. कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग में कंसेंट चाहिए. कंसेंट नॉट लेस देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ, नॉट लेस देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर.
नॉट लेस देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इनकी कंसेंट, और इसके बाद देना होगा क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। उसके बाद आपको देना होगा कि यस, यहाँ पे जो कंपनी है आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो सीडीआर के जो भी, सीडीआर इज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो भी गाइडलाइंस आरबीआई ने दी है, कंपनी प्रपोज टू फॉलो दैट। देन एक स्टेटमेंट देना होगा अबाउट द सेफ गार्ड। देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने हाँ करी है, मैंने क्या बोला, नॉट लेस देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एनसीएलटी बोलता है कि हमें एक स्टेटमेंट और चाहिए अबाउट द सेफगार्ड प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। दोनों का प्रोटेक्शन कैसे करोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के प्रोटेक्शन के बारे में भी बताओ, और साथ साथ में तो हम कभी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्रोटेक्शन के बारे में भी जानना है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, नॉट लेस देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट, उसके साथ चाहिए क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बाद साथ ही साथ क्या चाहिए कि सीडीआर के लिए प्रपोज किया जा रहा है कि जो भी रूल्स आरबीआई ने दिए हैं, आरबीआई के रूल्स क्या किए जाएंगे, फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इसके बाद आता है कि हमें क्या देना होगा, हमें साथ ही में देना होगा अ स्टेटमेंट अबाउट द सेफगार्ड ऑफ और प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर ऑडिटर की एक रिपोर्ट जाएगी। अब दो रिपोर्ट, एक ऑडिटर की रिपोर्ट है, एक वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट है। तो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट है, एक ऑडिटर की रिपोर्ट है। ऑडिटर की रिपोर्ट में दैट द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, फंड रिक्वायर। सो यहाँ पे एक ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगेगी। ऑडिटर की रिपोर्ट किस चीज़ के लिए लगेगी, दैट फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग would comply with the liquidity test, based on management, based on board's estimate। और वैल्यूएशन रिपोर्ट जाएगी असेट्स की, प्रॉपर्टी की, जो भी आपके पास है, शेयर्स हैं, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द शेयर, प्रॉपर्टी एंड ऑल द असेट बाय रजिस्टर्ड वैल्यू, ऑल द असेट बाय रजिस्टर्ड वैल्यू। तो 230 इज अ लेंदी सेक्शन, बट अगर ये आता है तो बाकी सब आने में ईजी हो जाएगा। तो सेक्शन 230 में सबसे पहले अप्लाई कौन करेगा, फिर अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन के साथ क्या जाएगा, तो हमने देखा दो रिपोर्ट है, ऑडिटर की रिपोर्ट, वैल्यूएशन की रिपोर्ट, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्रेडिटर का, उसके बाद सेफगार्ड स्टेटमेंट जाएगा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए। और आरबीआई के गाइडलाइंस को आप क्या करते हैं, सीडीआर में बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये सारी चीज़ें जाएंगी और कंसेंट जाएगा नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर का, ये सीडीआर के रिस्पेक्ट में। और सीडीआर नहीं है तो हमें क्या देना है, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन की डिटेल, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट देना है, पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग देना है, और रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इफ एनी है तो उसकी डिटेल्स देनी होगी। ये चीज़ें लेके हम कहाँ जा रहे हैं, एनसीएलटी के पास। Now all these things taken together and जो लोग एप्लीकेंट थे वो कोई भी एक या फिर 2-3 लोग मिलके जैसा भी है एनसीएलटी के पास जा रहे हैं। नाउ इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ एनसीएलटी। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, ये डिस्क्रिशन वर्ड पे क्वेश्चन है। क्या कंपलसरी है एनसीएलटी के लिए कि वो क्या करेगी, एक क्रेडिटर की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएगी, तो नहीं, कंपलसरी नहीं है। इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ एनसीएलटी। ये चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। सो एनसीएलटी का डिस्क्रिशन है। अब एनसीएलटी क्या कर सकती है, जैसे ही देखा एनसीएलटी ने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की सारी चीजें देखी, एनसीएलटी का डिस्क्रिशन है दैट अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और द मीटिंग ऑफ द मेंबर। क्रेडिटर की मीटिंग भी हो सकती है, मेंबर की मीटिंग भी हो सकती है। मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, मीटिंग ऑफ द मेंबर क्या करनी होगी, ऑर्गेनाइज करनी होगी। तो यहाँ पे एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और मेंबर। यहीं पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे बोला है कि एनसीएलटी कोई भी क्रेडिटर मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करवाएगा, एनसीएलटी कॉल नहीं करेगा क्रेडिटर की मीटिंग अगर इफ ऑलरेडी क्या हुआ है, एटलीस्ट 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, एटलीस्ट क्या है 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं।
एटलीस्ट 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर एग्री कर चुके हैं तो यहाँ पे जो NCLT है, NCLT को ज़रूरत ही नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, NCLT इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू कॉल द मीटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि NCLT क्या करेगा, NCLT ऑर्डर करेगा कि भैया मीटिंग होनी चाहिए। NCLT क्या करेगा, ऑर्डर करेगा क्या होना चाहिए, मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद जब मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए तो मीटिंग का जाना चाहिए नोटिस, मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैंने बोला 90% इन द वैल्यू, तो यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बातें नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल क्रेडिटर अगर 90% एग्री करते हैं तो मीटिंग कॉल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, वो याद रखना। चलो, अब मीटिंग सपोज करो कॉल की गई, 90% वाला फंडा नहीं लग रहा है, मीटिंग कॉल कर रहे हैं, तो अगर मीटिंग कॉल की जा रही है तो नोटिस जाएगा। अब नोटिस किन किन लोगों को जाना चाहिए, तो हर एक क्रेडिटर को नोटिस जाएगा, हर एक मेंबर को, हर एक डिबेंचर होल्डर को। नोटिस शैल बी सेंड टू एवरी क्रेडिटर, एवरी मेंबर, एवरी डिबेंचर होल्डर। यहीं पे एक चीज़, अगर किसी क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन लेना है, अगर किसी क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन लेना है तो वो ऑब्जेक्शन तभी ले सकता है इफ़ नॉट लेस देन 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट। जितनी भी डेट आउटस्टैंडिंग है उसका अब कम से कम 5% तो इस क्रेडिटर को देना है, तब उसको राइट मिलेगा कि आप ऑब्जेक्ट करो। और अगर मेंबर्स को क्या करना है, ऑब्जेक्शन लेना है, तो नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग, दे मस्ट बी हैविंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग, उनके पास नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग होना चाहिए। क्या बोला अभी तक, सबसे पहले एप्लीकेंट जाएंगे, एप्लीकेशन लेके जाएंगे, एफिडेविट होगा, एफिडेविट के साथ अगर CDR भी है तो CDR की कुछ और भी चीज़ें जाएंगी। इसके बाद NCLT के पास जाओगे, NCLT के पास जाओगे, मीटिंग या तो वो हाँ बोलेगा कि मीटिंग चाहिए, डिस्क्रिशन उसका है, और इसमें भी अगर 90% ऑफ द क्रेडिटर्स ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं तो मीटिंग भी नहीं करवाएगा। अगर उसने बोला क्रेडिटर या मेंबर्स की मीटिंग होनी चाहिए तो क्रेडिटर तब अपोज कर सकते हैं जब नॉट लेस देन 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट वो उनके ऊपर ओ की गई हो, या फिर नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग, नॉट लेस देन 10% ऑफ द क्या होने चाहिए, शेयर होल्डिंग क्या होना चाहिए, इनकी होनी चाहिए, तभी अपोज कर सकते हैं। अब मीटिंग का क्या हो रहा है, नोटिस कहाँ जाएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस क्रेडिटर को जाएगा, मेंबर को जाएगा, डिबेंचर होल्डर को जाएगा, एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी, जो कंपनी के पास उनने एड्रेस रजिस्टर करवाया है वहाँ पे चला जाएगा। अब एड्रेस एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस, कंपनी साथ ही साथ नोटिस का एडवर्टीजमेंट कर सकती है, तो एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस मे बी इशूड, और अगर इशू कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस इज बीइंग डन बाय द कंपनी, एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस इफ डन बाय द कंपनी, तो यहाँ कंपलसरी उसमें क्या होगा, कंपलसरी लिखा होगा कि एट व्हाट प्लेस, द टाइम विद इन विच द कॉपी ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मेड अवेलेबल एट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्री ऑफ चार्ज। देखो पहले तो एडवर्टीजमेंट क्या है, कंपलसरी नहीं है, डिस्क्रिशन है फिर से कंपनी का क्या एडवर्टीजमेंट करना चाहती है। अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है तो दिस इज़ कंपलसरी फॉर द कंपनी कि उस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा होना चाहिए, टाइम विद इन विच कॉपी ऑफ, time within which the copy of compromise or arrangement, time within which the copy of the compromise or arrangement is made available to registrar, time within which the copy of the compromise or arrangement is made available to available at registered office, registered office पे कब available है ये लिखा होना कंपलसरी होता है। फिर इसके बाद आगे चलते, इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं ये लोग, अगर यहाँ पे इनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी डालना होगा, लेकिन देखो एडवर्टीजमेंट नोटिस देना, एडवर्टीजमेंट करना वो मैंडेटरी था, लेकिन कंपलसरी है इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करना, शैल बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर।
न्यूज़पेपर में इसे क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा। तो नोटिस क्रेडिटर को, मेंबर को, डिबेंचर होल्डर को एड्रेस रजिस्टर्ड एट द कंपनी जाएगा। एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस हो सकता है, लेकिन हो रहा है तो फिर कंपलसरी देना पड़ेगा, टाइम विद इन विच द कॉपी ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मेड अवेलेबल एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। वेबसाइट इफ एनी, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद कंपलसरी शैल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना ही होगा। ठीक है, अब न्यूज़पेपर में तो पब्लिश करना है, इसके बाद इससे सेंड और कहाँ का करना है नोटिस को, नोटिस को अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को एंड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड वहाँ पे भी देना होगा। सेबी को देना है, सेबी के साथ स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनी इज़ लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज वेयर व्हाट द कंपनी इज़ लिस्टेड वहाँ पे भी देना होगा। स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी लिस्टेड। इसके अलावा कुछ और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिनको राइट टू रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। इसके अलावा और भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैं जिन्हें राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, सेबी हो गया आपके, इसके बाद कंपटीशन कमीशन, ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ऑफिशियल लिक्विडेटर, आरबीआई, या फिर और कोई रेगुलेटर लाइकली टू गेट अफेक्ट बाय द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एनी अदर लिक्विडेटर, एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, आरबीआई को दो, सेबी को दो, इनकम टैक्स अथॉरिटी को दो, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बैंक हो गया, सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अदर रेगुलेटर्स लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, इन्हें देना होगा। इन्हें 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, इन्हें 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन लेना है। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन विद इन 30 डेज नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि एक्चुअल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। अब एप्लीकेंट गए, एप्लीकेशन लेके गए, सीडीआर में जो नई चीज़ें चाहिए थी वो लेके गए, कंपनी ने क्या बोला, मीटिंग होगी, मीटिंग का नोटिस कहाँ जाएगा, हमने देखा मीटिंग का नोटिस क्या एडवर्टाइज़ करना कंपलसरी, बिल्कुल नहीं। क्या न्यूज़पेपर में देना है, बिल्कुल देना है। एडवर्टाइज़ कर रहे तो कंपलसरी देना होगा कि कहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस पे कितने टाइम में कॉपी ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अवेलेबल होगी। इनके अलावा और किसको जाएगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, सेबी को जाएगा, उसके अलावा कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिशियल लिक्विडेटर, और इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन लोगों को भी क्या जाने वाला है, हमारा ये नोटिस जाने वाला है। 30 डेज़ के अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन करना होगा। अगर 30 डेज़ के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। देन यहाँ पे हमने ये भी सीखा, ऑब्जेक्शन लेना है तो जो हमारा क्रेडिटर है अगर नॉट लेस देन 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट है, और अगर शेयर होल्डर है नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग है, तभी वो क्या कर सकते हैं, तभी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। अब मीटिंग हो रही है, नोटिस गया, नोटिस के बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। देखो पहला पॉइंट हमारा एप्लीकेंट कौन होगा, सेकंड था एप्लीकेशन के टाइम क्या ले जाना है, फिर एनसीएलटी की मीटिंग है तो उसका नोटिस, थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट, मीटिंग कंडक्ट हो रही है और मीटिंग में वोट हो रहा है। वोटिंग इन द मीटिंग, आर यू इमेजिनिंग द थिंग, पूरा एक इमेजिनेशन में चलोगे तो बहुत ही ईजी और बहुत फ्लो में चलने वाला चैप्टर है। अब मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने के साथ क्या हो रहा है, वोटिंग एट द मीटिंग, 75% इन वोट, 75% वोट आने चाहिए वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर या मेंबर के, 75% वोट ऑफ द वैल्यू, 75% वोट इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर मेंबर एंड मेजॉरिटी भी चाहिए। मतलब अगर 50% आर अवेलेबल, ठीक है, 50 लोग अवेलेबल है, वोट कर रहे हैं 30, चलेगा। इन 30 में से सबसे पहले मेजॉरिटी इन नंबर भी देखा जाएगा। मेजॉरिटी क्या होगी, 30 की 15 के अबाउ, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हाँ करेंगे, और इस मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हाँ कर रहे हैं उनका जो वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर या शेयर होल्डिंग है वो 75% होना चाहिए, नॉट लेस देन 75। यहाँ 75% वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर मेंबर एज वेल एज मेजॉरिटी, खुद वोट कर सकते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू वोट करा सकते हैं, पोस्टल बैलेट हो सकता है। वोटिंग हो गई,
फिर से एप्लीकेंट एप्लीकेशन देंगे, एनसीएलटी मीटिंग कंडक्ट करेगा, नोटिस का पॉइंट है, नोटिस के बाद हमने मीटिंग करवाई, मीटिंग में वोटिंग हो गई, अब वोटिंग के बाद एनसीएलटी का ऑर्डर। अब वोट होगा और वोट के बाद क्या आएगा, एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा। और एनसीएलटी का ये जो ऑर्डर है उसमें क्या क्या हो सकता है। एनसीएलटी का ऑर्डर है, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट सेंशन करने से पहले वो क्या करेगा, एनसीएलटी तभी कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट को सेंशन करता है जब उसे ऑडिटर का क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी ऑडिटर। कंपनी का ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देगा दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रपोज्ड इन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कंफर्म टू द सेक्शन 133। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैव बीन गिवन इन कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में जो भी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं दैट कंफर्म विद सेक्शन 133, ये सर्टिफिकेट ऑडिटर ऑफ द कंपनी देगा और उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही एनसीएलटी क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट सेंशन करेगा। एक बार ऑर्डर कर दिया, सेंशन हो गया कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, फिर ये बाइंडिंग होगा हर एक क्रेडिटर, मेंबर, लिक्विडेटर, कॉन्ट्रीब्यूटरी पे भी। देयर वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड मैम, जब 5% ऑफ द क्रेडिटर्स अपोज कर रहे हैं तो उनके अपोज करने का सेंस क्या है। सेंस ये है कि आप अपोज करो, पर वही हो रहा है ना कि 75% वैल्यू के लोग हाँ कर रहे हैं, मेजॉरिटी हाँ कर रही है, तो वो सेंशन हो सकता है। तो अब सेंशन हो गया तो फिर आपका ऑब्जेक्शन काम का नहीं है, या तो आपका ऑब्जेक्शन 25% के ऊपर निकलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो रहा है तो जो भी ऑर्डर आएगा बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग किस पे होगा, क्रेडिटर, मेंबर पे, ऑफिशियल लिक्विडेटर पे, कंट्रीब्यूटरी पे। इसका मतलब अगर एनसीएलटी में कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट सेंशन कर दिया तो अब वो बाइंडिंग ऑब्जेक्शन वालों पे भी होगा, उनको भी मान्य होगा ये। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर के बारे में, वायलेशन ऑफ एनी शेयर होल्डर, मतलब कुछ भी यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, वायलेशन हो रहा है तो उसको रोकना। उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा, एनी ऑर्डर, वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग होगा। इसमें कोई भी कंटेंट हो सकता है, राइट्स किसी के इफेक्ट हो रहे हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। एक चीज़ याद रखना, जब भी कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में अगर बाईबैक ऑफ द सिक्योरिटी है वो सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी है दैट विल बी ओनली एंड ओनली अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 68। एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया। अब एनसीएलटी का ऑर्डर कहाँ जाना चाहिए, आरओसी के पास। तो ये जो एनसीएलटी का ऑर्डर है, ये एनसीएलटी का ऑर्डर किसके पास जाएगा, आरओसी के पास जाएगा। और आरओसी के पास जाके ये जो एनसीएलटी का ऑर्डर है रजिस्टर हो जाएगा। दिस इज होल सोल, ये पूरा की पूरा 230 है। बस एक चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ हमने ट्रिब्यूनल किया है, अगर गवर्नमेंट कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट कर रही है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की प्लेस पे क्या आने वाला है, फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाला है। तो 230 ख़त्म हुआ। द मोस्ट लेंदी बोलते हैं ना, सेक्शन 230 है। इसके बाद 231 आई कैन से कि बहुत छोटा है, लेकिन अब इसका लॉजिकल फ्लो इजीली समझ में आएगा अगर आपको 230 अच्छे से समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो चलो 230 डन, अच्छे से हो गया। एक बार अब रिकॉल कर लो। अब स्टार्ट करते हैं हम 231। 231 छोटा सा, ये तो बहुत छोटा है। 233 में थोड़ा हमको देखना होगा, 232 में देखना होगा। 231 बोलता है पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। देखो भैया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन बाद में कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ये भी तो ट्रिब्यूनल देखेगा। तो ट्रिब्यूनल सुपरवाइज करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, डायरेक्शन देता है टाइम टू टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। अब अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन या फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट तो यहाँ इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, तो वाइंडिंग अप कर देगा कंपनी को, ऑर्डर वाइंडिंग अप। तो 231 ट्रिब्यूनल की पावर है। 231 में किसकी पावर है, 231 में पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल है। किसकी पावर है, ट्रिब्यूनल की पावर है। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया,
ऑर्डर देने के बाद हमारा ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद हमारा ट्रिब्यूनल सबसे पहले सुपरवाइज करता है, जो मॉडिफिकेशन वगैरह करने हैं टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन डायरेक्शन देगा। अब उसने देख लिया कि वेदर विद द मॉडिफिकेशन विदाउट मॉडिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, देन ट्रिब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। 231 में वाइंडिंग अप ऑर्डर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 232। सेक्शन नंबर 232 अब आता है मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ द कंपनी। इट इज़ रिगार्डिंग मर्जर अमेलगमेशन ऑफ द कंपनी, और बड़ा इजी है, मर्जर एंड अमेलगमेशन के साथ सेक्शन 230 भी लगेगा। सेक्शन 230 तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ मर्जर एंड अमेलगमेशन की कुछ चीज़ें, मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट सबमिट किया ट्रिब्यूनल को, और अगर आपके कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट में मर्जर भी है, मर्जर अमेलगमेशन है, तो एड ऑन ये चीज़ें भी उसमें ऐड हो जाएंगी। कुछ और चीज़ें हैं जो उसमें आपको क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। सिंपल सी बातें हैं जिसमें आपको 5 और पॉइंट याद रखने कि ये 5 पॉइंट ऐड होने वाले हैं अगर मर्जर एंड अमेलगमेशन होता है तो सेक्शन नंबर 232 यहाँ पे बोला गया है, देखो अगर आपके कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में, आपके कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है, स्कीम ऑफ और इन कनेक्शन विथ रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमेलगमेशन, मतलब आपके कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में या तो रिकंस्ट्रक्शन है या अमेलगमेशन है या फिर मर्जर है या फिर क्या है, होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, whole or part of the undertaking property liability of the company transferred to another company, or whole or part of the undertaking property liability divided and transferred to 2 or more company। एक कंपनी की अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी चाहे होल या फिर पार्ट आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर एक कंपनी की अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड एंड ट्रांसफर कर रहे हो 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी में, या फिर आपके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमेलगमेशन जैसी चीज़ें हैं, इसका मतलब सेक्शन 232 भी एप्लीकेबल होगा, भी बोल रही हूँ मैं, सेक्शन 232 वुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर 230। अब इसमें बोलते हैं, यहाँ पे जब आप अमेलगमेशन मर्जर पे आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का सर्कुलेशन करना होगा, सर्कुलेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन इज मैंडेटरी, आपको वो सर्कुलेशन करना ही होगा। 5 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना होगा हमको, 5 पॉइंट्स हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले draft of the proposed term drawn and adopted by the director of merging company। the proposed term, whatever is the proposed term, जो कंपनी मर्ज हो रही है, तो draft of the proposed term that is drafted adopted by the director of merging company। merging company के डायरेक्टर ने जो एडॉप्ट करके रखा है प्रपोज टर्म, उसका ड्राफ्ट चाहिए, तो ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म ड्राफ्टेड एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनी। ठीक है, फिर अगेन रिपोर्ट एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ मर्जिंग कंपनी। एक तो ड्राफ्ट ऑफ द क्या चाहिए, प्रपोज टर्म ड्रॉन एंड एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ मर्जिंग कंपनी, इसके साथ क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। किस चीज़ की रिपोर्ट, रिपोर्ट एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ मर्जिंग कंपनी। मर्जिंग कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया है, कुछ रिपोर्ट एडॉप्ट करके रखी है, जिसमें तो रिपोर्ट एडॉप्टेड, रिपोर्ट दैट इज एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ मर्जिंग कंपनी एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, that explain the effect of the compromise arrangement on promoter, non-promoter, shareholder, then key managerial personnel, etc। एक तरफ तो हमें ड्राफ्ट चाहिए, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म दैट हैव बीन ड्राफ्टेड एंड एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनी। दूसरी तरफ हमें दूसरी रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनी एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑन शेयर होल्डर, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, देन योर की मैनेजर पर्सनल। ये 2 हो गए। देन कन्फर्मेशन
ड्राफ्ट स्कीम कंफर्मेशन दो दैट द ड्राफ्ट स्कीम हैव बीन फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार। ये जो ड्राफ्ट किया ना आपने स्कीम, इसको आपने रजिस्ट्रार को भी क्या करा है, फाइल किया है, इसका कंफर्मेशन चाहिए। और फिर से एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन। जो भी वैल्यूएशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एक्सपर्ट की रिपोर्ट चाहिए। ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड टर्म दैट हैव बीन एग्रीड बाय द डायरेक्टर ऑफ द मर्जिंग कंपनी, then report of what report adopted by the directors of the merging company explaining the effect of compromise and arrangement of the shareholder, promoter, non-promoter के managerial personnel. Then confirmation that the draft scheme is filed with the registrar, and expert का भी report चाहिए, report of the expert with respect to valuation. Report of the expert with respect to what? Valuation. Report of the expert with respect to valuation. Supplementary account statement. Supplementary क्या चाहिए? Account statement चाहिए. If the last annual account statement of merging company relate to the financial year ending more than 6 months before the first meeting to approve the scheme. देखो, जब स्कीम अप्रूव करनी थी तो पहली बार जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद, उस मीटिंग को हुए कितना हो गया, फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो गया। और वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो मीटिंग हुई थी, हमने मीटिंग रखी थी कि भैया हम कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट करना चाहते हैं, वो मीटिंग जिस भी फाइनेंशियल ईयर्स के रिस्पेक्ट में थी, उस मीटिंग को हुए 6 मंथ हो चुके हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, एक सप्लीमेंट्री अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। तब चाहिए होगा अगर लास्ट एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट जो था मर्जिंग कंपनी का, दैट रिलेट्स टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग more than 6 months have already been done with the first meeting to approve the scheme. स्कीम को अप्रूव करने में ऑलरेडी क्या हो गया, अप्रूवल की जो पहली मीटिंग थी उसके बाद 6 महीने हो चुके हैं, उस फाइनेंशियल ईयर को भी एंड हुए, तो एक सप्लीमेंट्री अकाउंट स्टेटमेंट भी लगेगा। ये चीज़ें सर्कुलेट होनी चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए, रिपोर्ट ऑफ द इफेक्ट होना चाहिए, कंफर्मेशन की फाइल किया रजिस्ट्रार के पास, एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी चाहिए होगी और सप्लीमेंट्री अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा। अब इसके बाद क्या है, अगर हमारा एनसीएलटी जो है, एनसीएलटी को लगता है तो एनसीएलटी क्या करेगा, आपके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में ये जो अमेलगमेशन है इसे भी क्या कर देगा, वो पास ऑन कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा। अब इसमें कंटेंट क्या हो सकते हैं, कंटेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी क्या हो सकता है, होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ये हो सकता है। देन एम्प्लॉय ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर कंपनी का एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनका ट्रांसफर लिखा हो सकता है। ट्रांसफरर लिस्टेड कंपनी है और ट्रांसफरी अगर अनलिस्टेड कंपनी, ट्रांसफरर लिस्टेड थी, ट्रांसफरी अनलिस्टेड थी, तो वो अनलिस्टेड ही रहेगी ट्रांसफरी कंपनी अनटिल वो लिस्ट आउट ना करवा ले अपने आप को। और अगर शेयर होल्डर ऑप्ट आउट करते हैं ट्रांसफरी कंपनी से तो कैसे पेमेंट करना होगा उनको, लाइबिलिटीज वगैरह लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप हो रहा है। मतलब कंटेंट, क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं भाई, सीधी बात है, कंटेंट में क्या आ सकता है, होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी, फिर ट्रांसफरी कंपनी के एम्प्लॉय के, ट्रांसफर कंपनी के एम्प्लॉय ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड है, ट्रांसफर लिस्टेड थी, तो जब तक ट्रांसफरी लिस्टेड ना हो जाए वो अनलिस्टेड ही रहेगी और शेयर होल्डर्स ने ऑप्ट आउट किया तो पेमेंट कैसे होगा। फिर जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो ट्रांसफरी कंपनी के हैंड में क्या होगी, कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी होगा। देन ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर सकता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी लाइबिलिटी जो भी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्रांसफरी कंपनी के नाम पे। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे लिखी हुई हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एवरी ईयर कंपनी को सर्टिफिकेट फाइल करना होगा। एवरी ईयर कंपनी वुड फाइल अ सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफाई कौन करेगा, कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर
आपके CS इन प्रैक्टिस जो इंडिकेट करेंगे कि स्कीम एज पर द ट्रिब्यूनल ऑर्डर कंप्लाई कर रही है, स्कीम इज कंप्लाइंग एज पर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ये उसमें देना होगा। तो एवरी ईयर कंपनी सेक्रेटरी हो गया या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। किसको? सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल को देंगे। क्या देंगे ट्रिब्यूनल को? जो इंडिकेट करेगा दैट स्कीम इज कंप्लाइंग, स्कीम कंप्लाई कर रही है। किस चीज़ से कंप्लाई कर रही है? स्कीम कंप्लाई कर रही है विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई कर रही है। अगर ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, फाइलिंग द ट्रिब्यूनल, जब भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल का आता है तो 30 डेज के अंदर ROC के पास जाता है। अगर कुछ फेलियर हो गया, अगर कोई फेलियर हुआ यहाँ पे, तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी और एवरी ऑफिसर को पेनल्टी लगेगी। कितनी? 20,000 रुपीज़, और कंटिन्यू रहा अगर ये तो 1,000 पर डे, मैक्स 3 लाख की पेनल्टी होने वाली है। तो अगर 30 डेज में बोला है कि इसको ट्रिब्यूनल को दे देना, अगर ट्रिब्यूनल को तुमने क्या दिया है, 30 डेज है, 30 डेज के अंदर क्या देना है? ट्रिब्यूनल को दे देना है। अगर ट्रिब्यूनल को 30 डेज में नहीं दे पाते हो तो यहाँ पे क्या होगा? इस केस में पेनल्टी है कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कितनी पेनल्टी लगेगी? एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी को पेनल्टी लगने वाली है 20,000 की पेनल्टी, और कंटिन्यूइंग 1,000 पर डे कितनी होगी? 1,000 की होगी। एंड मैक्सिमम कितनी जाएगी? 3 लाख। मैक्सिमम कितनी जाएगी? 3 लाख। ठीक है, तो ये अगर आप ट्रिब्यूनल को, रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर नहीं दे रहे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, तब उस केस में है। ठीक है, कंपनी फेल्स टू फाइल द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, तब ये होता है। अब दिस कंप्लीट योर सेक्शन 232। नाउ कमिंग टू 233 इम्पॉर्टेंट, येस इट इज इम्पॉर्टेंट। 233 भी मर्जर एंड अमलगमेशन का ही है। 233 इज ऑल्सो अबाउट द मर्जर एंड अमलगमेशन, लेकिन ये जो 233 अब मर्जर अमलगमेशन का है वो 232 वाला नहीं है। यहाँ 233 में NCLT का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे 233 में क्या है? NCLT का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है समझना इसमें। यहाँ पे क्या बोला है? ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं NCLT बीच में, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुछ कंपनी है, कुछ सर्टेन कंपनी है जिनको बोला है फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? ये इतना लंबा चौड़ा 230 कंप्लाई करो, 230 के बाद बताएंगे कि क्या होगा, ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसकी जगह आप क्या कर लो? फास्ट ट्रैक मर्जर कर लो। फास्ट ट्रैक में क्या होता है? ये कुछ ही कंपनी के लिए, एक स्मॉल कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी या होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी या फिर होल्डी ओन सब्सिडरी, होल्डिंग एंड होल्डी ओन सब्सिडरी के लिए ही है। तो 233 जो है दैट इज अगेन मर्जर्स एंड अमलगमेशन, और ये जो मर्जर एंड अमलगमेशन एक स्मॉल कंपनी के लिए है, या फिर वेयर अ कंपनी इज होल्डिंग कंपनी एंड द अदर कंपनी इज इट्स होल्डी ओन सब्सिडरी, होल्डिंग एंड होल्डी ओन सब्सिडरी के मर्जर के लिए है, या फिर कुछ कंपनी जो प्रिस्क्राइब करके रखी है। स्मॉल कंपनी यस, होल्डिंग एंड उसी की होल्डी ओन सब्सिडरी का मर्जर अमलगमेशन, या फिर जो कंपनी प्रिस्क्राइब की है। क्या कोई कंपनी प्रिस्क्राइब की? बिल्कुल प्रिस्क्राइब करी है। इन्होंने बोला है कि ये जो 233 का सेक्शन है ये 2 और मोर स्टार्टअप कंपनी के बीच में हो सकता है। ये 2 और मोर स्टार्टअप कंपनी, और ये स्टार्टअप कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, या फिर एक स्टार्टअप कंपनी या एक स्मॉल कंपनी भी हो सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनी के बीच में अमलगमेशन मर्जर हो सकता है, ये प्राइवेट होनी चाहिए, या फिर एक स्टार्टअप और एक स्मॉल कंपनी, इन दोनों का मर्जर अमलगमेशन भी 233 में गवर्न होता है। ये जो 233 का अमलगमेशन है ये कुछ ही कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी या फिर कंपनी उसकी होल्डी ऑन सब्सिडरी, होल्डिंग और होल्डी ऑन सब्सिडरी, या फिर जो सर्टेन क्लास ऑफ द कंपनी बताया, जैसे स्टार्टअप कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, या फिर स्मॉल कंपनी के लिए हो सकता है। तो या तो स्मॉल कंपनी स्टार्टअप्स के बीच का अमलगमेशन, या एक से ज़्यादा स्टार्टअप्स के बीच का अमलगमेशन चलेगा। ये बोलते ही जो हम बोल रहे हैं ना आपको कि 233 अप्लाई कर लो इंस्टेड ऑफ 232, तो ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के ऊपर ऑप्शन है,
उसे क्या करना है, आइदर इट वांट टू हैव 232 तो 232 पे जाएगी, और अगर उसे 233 कंप्लाई करना है तो 233। तो दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, 233 लेना है 233 लो, 232 लेना है 232 लो। अब स्टेप बाय स्टेप फिर से मेरी से बातें सुनते जाना कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो होती हैं चीज़ें। कंपनी सबसे पहले इशू करेगी नोटिस टू इनवाइट द ऑब्जेक्शन सजेशन ऑफ, देखो कंपनी को क्या करना है यहाँ पे, फिर से अमेलगमेशन मर्जर व्हाटएवर जो भी करना है, तो कंपनी का क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट दैट इंक्लूड्स मर्जर अमेलगमेशन का नोटिस है। कंपनी सबसे पहले ये नोटिस इशू करेगी कि भाई ये हमारा कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट है, ट्रांसफरर कंपनी एज वेल एज ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी कंपनी, रजिस्ट्रार, ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर पर्सन हु माइट बी अफेक्टेड बाय द स्कीम, पर्सन हु माइट बी अफेक्टेड बाय द स्कीम, इन लोगों को ये क्या करेंगे, नोटिस इशू करके ऑब्जेक्शन सजेशन पहले इनवाइट करते हैं, और विद इन 30 days दे हैव टू गिव द ऑब्जेक्शन एंड सजेशन। फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, कंपनी नोटिस इशू करेगी, किसको इशू करेगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर को इशू करेगी, रजिस्ट्रार को, एंड द पर्सन अफेक्टेड बाय द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, तो उनको क्या करेंगे ये लोग इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे, यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का जो भी इनका स्कीम है वो इशू करेंगे फॉर सजेशन ऑब्जेक्शन, और विद इन 30 days सजेशन ऑब्जेक्शन आने चाहिए। जो भी सजेशन आएगा सेकंड स्टेज पे क्या होगा, जो भी सजेशन है, जो भी ऑब्जेक्शन है, उसे कंसिडर करेंगे जनरल मीटिंग में, उसे जनरल मीटिंग में कंसिडर करेंगे, एंड इफ इट इज़ अप्रूव्ड बाय मेंबर्स विथ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इफ मेंबर्स विथ 90% टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वोट इन फेवर, जो भी ऑब्जेक्शन आया, सजेशन आया, कंसिडर किया, और ये सब कंसिडर करने के बाद इफ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर वोट्स इन फेवर, तो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। डिक्लेरेशन क्या करेंगे, फाइल करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, किसको देंगे, रजिस्ट्रार को। तो डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी दी जाएगी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू दी रजिस्ट्रार, प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रार को क्या दिया जाएगा, डिक्लेरेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी, क्या इशू करेगी कंपनी इशू करेगी नोटिस इनवाइट करेगी, सबसे पहले नोटिस देगी किसको, रजिस्ट्रार, ऑफिशियल लिक्विडेटर, पर्सन अफेक्टेड को कि भाई ऑब्जेक्शन दे दो, सजेशन दे दो 30 days में। जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन आएंगे सेकंड स्टेज पे कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग में उसे कंसिडर करेगी। अगर 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वोट इन फेवर एंड डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देते हैं टू रजिस्ट्रार, सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार को देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कीम अभी मेंबर्स ने अप्रूव की। फिर थर्ड स्टेज पे स्कीम अगर नॉट लेस देन 9/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स इन द मीटिंग, नॉट लेस देन 9/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स इन मीटिंग, ये भी अगर अप्रूव कर लेते हैं, इनको नोटिस एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग जाना चाहिए, 21 days बिफोर द क्या जाना चाहिए, मीटिंग जाना चाहिए। अगर इन्होंने भी अप्रूव कर लिया तो फाइनली क्या है, स्कीम अप्रूव हो जाएगी। अब ये जो स्कीम जो भी अप्रूव की है इन लोग ने, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार और किसको जाएगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, कि अभी भी इनको कोई ऑब्जेक्शन है ये बता सकते हैं, हमने ऐसा ऐसा अप्रूव कर लिया है। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना रजिस्ट्रार ना ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो ये क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस स्कीम को रजिस्टर कर लेगा और कंफर्मेशन इशू कर लेगा कंपनी को। तो स्टेप नंबर 1 पे पहले तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, रजिस्ट्रार और ये जो हमारे मेंबर्स वगैरह है, ऑफिशियल लिक्विडेटर हो गए, रजिस्ट्रार, जो भी पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं उनको एक स्कीम दे दो कि ये स्कीम हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन आएंगे, सजेशन आएंगे, उसे जनरल मीटिंग में कंसिडर करो। 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर वोट इन फेवर करते हैं, फिर उसके बाद 9/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स भी अगर क्या कर देते हैं, इनको 21 days पहले नोटिस जाना चाहिए मीटिंग के। अगर ये लोग ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये जो अप्रूव्ड स्कीम है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को फाइल कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, रजिस्ट्रार को कर दो, ऑफिशियल लिक्विडेटर को दे दो। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता इनका, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर रजिस्ट्रार ऑफिशियल लिक्विडेटर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसको रजिस्टर कर लेगा स्कीम को,
और कंफर्मेशन सर्टिफिकेट क्या देगा, कंपनी को दे देगा। अगर स्कीम क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में है और क्रेडिटर के इंटरेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर हो जाएगी। और रजिस्टर होके क्या आ जाएगी, रजिस्टर होने के बाद कंपनी को बोल दिया कि ले भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको रजिस्टर कर लिया। बट अब सपोज करो भले ही रजिस्ट्रार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ऑफिशियल लिक्विडेटर का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, कंपनी का ऑब्जेक्शन आया, नहीं आया, ऑफिशियल लिक्विडेटर का ऑब्जेक्शन आया, नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा रही है तो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 233 से निकाल के 232 में पहुंचा देगी, एनसीएलटी को रेफ़र कर देगी, रेफ़र करेगी एनसीएलटी को कि आप एनसीएलटी के थ्रू ही क्या करिए, ये वाली जो आप स्कीम है वो एनसीएलटी के थ्रू ही क्या करना है, आपको पास ऑन करना होगा। तो ये क्या है हमारा 233। पहले आप 30 डेज़ में मंगवाएंगे, ऑब्जेक्शन देंगे, मीटिंग में कंसिडर करेंगे, क्रेडिटर वोट करेंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्टर करने के लिए देंगे, रजिस्ट्रार ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी देंगे। इन दोनों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो रजिस्टर हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम रजिस्टर करेगा। उनका ऑब्जेक्शन नहीं भी आया पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट या क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो 232 में आपकी क्या कर देगा, फाइल पहुँचा देगा कि अब आप एनसीएलटी के थ्रू ही ये मर्जर एमलगमेशन करो। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूनल स्यू मोटो, ट्रिब्यूनल खुद भी, अगर खुद ट्रिब्यूनल को भी लगता है फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो वो बोल सकते हैं नहीं नहीं आप ये 233 में नहीं 232 में ही लेके आइए। ट्रिब्यूनल को खुद भी अगर लगता है देख के कि भाई ये सब चीज़ें क्या हो रही है, तो ट्रिब्यूनल खुद भी बोल सकता है कि ये जो फैक्ट है ये 232 नहीं 232 में ही क्या है, कंसिडर होना चाहिए स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि पहले मैंने बोला कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर कर लेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सपोज करो रजिस्ट्रार का ऑब्जेक्शन आ गया या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर का, तो ये ऑब्जेक्शन ट्रिब्यूनल को दिए जाएंगे, ट्रिब्यूनल को भी ये दिए जाएंगे। या तो ट्रिब्यूनल को खुद से लगता है तब भी ट्रिब्यूनल बोलेगा 232 में आना है, नहीं तो ये जो ऑब्जेक्शन आया ट्रिब्यूनल ने देखा करा, ट्रिब्यूनल को लगता है नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, तब उस केस में फिर से ये 233 में ही कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, अब ये स्कीम रजिस्टर हो जाएगी, स्कीम के रजिस्टर होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी लाइबिलिटी है ट्रांसफरर की वो ट्रांसफरी को चली जाएगी, प्रॉपर्टी के सारे चार्ज ट्रांसफरी पे हो जाएंगे, लाइबिलिटी लीगल प्रोसीडिंग अब ट्रांसफर कंपनी क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। इनफैक्ट यहाँ पे स्कीम इन्वॉल्व परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर और डिसेंटिंग क्रेडिटर, तो यहाँ पे अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर वगैरह के कोई शेयर्स खरीदने हैं तो वो भी लाइबिलिटी अब किसकी हो जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएगी। दिस इज़ नथिंग बट योर सेक्शन नंबर 233 किसके बारे में है, तो 233 इज़ नथिंग अबाउट मर्जर्स एंड अमलगमेशन, जहाँ पे सर्टेन कंपनी का है। फिर आते हैं 234 फॉरेन कंपनी का अमलगमेशन मर्जर, तो बोलते हैं कि ओवरऑल एक्ट जो है ना ये 232 230 ये सब पूरा की पूरा 230 से 240 का एक्ट मोटेटिस मोटेंडिस फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल होगा, लेकिन फॉरेन कंपनी के साथ प्रायर अप्रूवल 230 से 240 के साथ प्रायर अप्रूवल किसका लेना होगा, आरबीआई का। प्रायर अप्रूवल किसका मैंडेटरी है, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल यहाँ पे मैंडेटरी है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा और बोलते हैं पूरे इसी चैप्टर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इस अमलगमेशन मर्जर पे अगर ये जो सेक्शंस हैं वो इनकंसिस्टेंट विद अदर लॉ नहीं जाते, तो मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अदर लॉ में आ रहा है क्योंकि फॉरेन कंपनी भी है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो हमारे इस चैप्टर के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई और अदर लॉ फिर कुछ और कहता है तो उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा। तो 230 हुआ, 231 सुपरवाइज वगैरह करना, 232 मर्जर अमलगमेशन, 233 मर्जर अमलगमेशन सर्टेन कंपनी का, देन 234 की मर्जर अमलगमेशन फॉरेन कंपनी का। अब आते हैं हम 235 जिसमें पावर किसके पास है, पावर टू एक्वायर द शेयर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर करने की पावर मेजॉरिटी के पास है।
majority has the power to acquire the shares of dissenting shareholder. यहाँ पे NCLT का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं होने वाला है. 235 में भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स मेजॉरिटी एक्वायर कर रही है, और 236 में भी माइनॉरिटी के शेयर ही एक्वायर कर रहे हैं. लेकिन 235 एंड 236 का डिफरेंस बड़े अच्छे से समझना होगा. 235 में डिसेंटिंग बोला है. डिसेंटिंग मतलब यहाँ पे टेक ओवर का ऑप्शन है. एक कंपनी को लगता है मुझे इस कंपनी को खरीदना है, उसने एक क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया कंपनी को कि आई वांट टू परचेस योर शेयर्स. अगर 90% शेयर होल्डर्स एग्री कर जाते हैं तो वो जो बचे हुए हैं जिन्होंने एग्री नहीं किया या फिर अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके शेयर्स मेजॉरिटी एक्वायर कर सकती है. उनके शेयर्स क्या कर सकती है, मेजॉरिटी एक्वायर कर सकती है. लेकिन 236 टेक ओवर नहीं है. 236 में सपोज ऑलरेडी आपके पास क्या है, मेजॉरिटी शेयर्स आपके पास है. अब आपको लगता है माइनॉरिटी शेयर्स भी यार अपन ही रख लेते हैं, तो वहाँ पे डिसेंटिंग नहीं है, वहाँ माइनॉरिटी शेयर्स आप परचेस करना चाह रहे हो क्योंकि ऑलरेडी 90% या 70% मेजॉरिटी, 75% मेजॉरिटी शेयर्स आपके पास है. पर 235 में टेक ओवर कर रहा, आप बोल रहे कंपनी को कि मुझे तुम्हारे सारे शेयर्स खरीदने हैं, तो कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 235 एंड 236. तो चलो अब हम 235, 236 को अच्छे से आगे करते हैं. सो सेक्शन नंबर 235 जिसमें डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं. देखो सबसे पहले एक ट्रांसफरी कंपनी होगी. एक ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, ऑफ़र करेगी कि वो शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं. वो क्या करना चाहते हैं, शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं. अब ये जो ऑफ़र है वो किसको दे रही है, ऑब्वियसली ट्रांसफर कंपनी को. तो ट्रांसफरी कंपनी ऑफर्स टू acquire the shares offers to acquire the shares of the shareholders of the transferor company, और ये ऑफ़र वैलिड रहेगा फॉर 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. फ्रॉम 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ये जो उन्होंने ऑफर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर तो 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ये वैलिड रहेगा. Now if 90% or more of the shareholder accepts the order, 90% और more of the shareholder अगर order accept करते हैं तब एक सेकेंड फिर से नोटिस जाएगा. किसको जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 months, 2 months का फिर से नोटिस जाएगा किसको, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को. डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगा दैट द ट्रांसफरी कंपनी डिज़ायर टू एक्वायर देयर शेयर्स. अब यहाँ पे वो वाले डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली वो शेयर होल्डर्स हटा दो जिनके शेयर्स ऑलरेडी आप ही होल्ड करके रखे हो, या आपके नॉमिनी या सब्सिडरी या ट्रांसफरी कंपनी खुद ने ही कुछ शेयर्स होल्ड किए, तो खुद के शेयर्स तो ऑलरेडी हटाने ही होंगे. अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई हमें हमारे शेयर्स नहीं सेल करने हैं, या फिर वो दोज हु फेल टू ट्रांसफ़र द शेयर. ठीक है, अब इनके पास डिसेंटिंग के पास राइट क्या है, दे कैन गो टू ट्रिब्यूनल. वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं विद इन 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस. जैसे ही उन्हें नोटिस रिसीव हुआ, नोटिस रिसीव होने के बाद विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीव ऑफ नोटिस वो कहाँ जा सकते हैं, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं. अब ट्रिब्यूनल या तो उनके ऑर्डर, उनका जो रिक्वेस्ट है रिजेक्ट कर देगा, या फिर वॉट एवर डीम फिट वो ऑर्डर देगा. ठीक है, अब सपोज करो ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी ने डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या दिया कि भाई हमको तुम्हारे शेयर्स खरीदने 2 महीने का टाइम दिया है. विद इन 1 month शेयर होल्डर कहाँ चले गए, डिसेंटिंग ट्रिब्यूनल के पास चले गए, या फिर वो नहीं गए, कुछ नहीं किया उन्होंने. तो ट्रांसफरी कंपनी, देखो ट्रिब्यूनल के पास अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर जाते हैं तब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या आएगा. देखो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को जाना है तभी ट्रिब्यूनल पिक्चर में आया है, तो वो ऑर्डर दे सकता है कि चलो भैया अगर लग रहा है रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर देगा, नहीं तो बोलेगा ट्रांसफरी कंपनी को अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर परचेस करने होंगे एट द सेम टर्म जिस पे अप्रूविंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स उसने एक्वायर किए. तो ट्रांसफरी कंपनी इज बाउंड टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर एट द सेम टर्म एट विच क्या है, ट्रांसफरी कंपनी उसी टर्म पे एक्वायर करेगी जिस पे अप्रूविंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर किए गए हैं.
एंड क्या करेगी, ऑर्डर करेगी ट्रांसफरी कंपनी को टू पे द कंसिडरेशन, कि ट्रांसफरी कंपनी आप कंसिडरेशन पे करो। ये जो कंसिडरेशन है वो डिपॉजिट होगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। ये कंसिडरेशन क्या होगा, डिपॉजिट होगा कहाँ पे, सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। एंड होल्ड द कंसिडरेशन, और ये जो जिस भी सेपरेट बैंक अकाउंट में कंसिडरेशन जा रहा है, हमारा जो कंपनी है दैट इज़ ट्रांसफरर कंपनी, ये एज अ एजेंट ट्रस्टीज़ को होल्ड करके रखेगी। विद इन 60 डेज ये कंसिडरेशन डिसेंटिंग शेयर होल्डर को पे हो ही जाना चाहिए। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफरर कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करेगी सेपरेट अकाउंट में, एज एन एजेंट वो होल्ड करके रखेंगे, और विद इन 60 डेज ये कंसिडरेशन हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को पे हो जाना चाहिए। दिस इज़ नथिंग बट योर 235 सेक्शन। यही था, ऑफ़र करो, ऑफ़र रिजेक्ट करते हैं, 4 महीने का टाइम है, उसके बाद 4 महीने ख़त्म होने के बाद 2 महीने का और बोल दो कि हमको तो आपको एक्वायर करना है। विद इन 1 मंथ फ्रॉम द नोटिस वो NCLT के पास जा सकते हैं। अगर नहीं गए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब उनके तो एक्वायर होंगे शेयर। अगर जाते हैं तो ट्रिब्यूनल या तो उनके ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर ऑर्डर कर सकता है कि नहीं भैया, क्या होगा कि यहाँ पे ये जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफ़र कंपनी के डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को वैसे ही एक्वायर करेगी जैसे अप्रूविंग वालों के एक्वायर किए हैं। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करेगी पैसा, और 60 डेज में डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ये पहुँच जाएंगे। नाउ सेक्शन नंबर 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, शेयर्स परचेज करने किससे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से। ऑलरेडी मेजॉरिटी वाले के पास क्या है, ऑलरेडी शेयर्स हैं, यहाँ टेक ओवर नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी हैविंग द शेयर्स। तो इफ़ द एक्वायर बिकम द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ 90% और मोर ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, अगर एक्वायरर के पास 90% और मोर ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल है, या फिर कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके पास 90% मेजॉरिटी इक्विटी शेयर कैपिटल है, चाहे अमेलगमेशन से हुआ हो, एक्सचेंज से, मर्जर से, कैसे भी हुआ हो, तो वो क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे कंपनी द इंटेंशन टू बाय द रिमेनिंग शेयर। वो कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई हमको तो रिमेनिंग शेयर भी अब बाय करने हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो वो कंपनी को बोलेंगे कि हमको क्या करने हैं, रिमेनिंग शेयर बाय करने हैं, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्राइस डिसाइड करेगा। द प्राइस दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो भी प्राइस डिसाइड करेगा उस प्राइस पे हम क्या करना चाहते हैं, रिमेनिंग शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इफ़ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर फेल टू डिलीवर द शेयर, अगर सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ, एग्री कर लिया, सपोज करो, अभी तो हम आते हैं कि डिसएग्री पे नहीं आते, पहले एग्री पे, कि चलो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने एग्री कर लिया कि हाँ भैया जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने जो भी वैल्यू निकाली हम उस पर सेल करने के लिए रेडी हैं। तो क्या करना होगा, ये जो मेजॉरिटी है सेपरेट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, लेकिन ये वो सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जो कम से कम 1 साल ऑपरेटिव रहा हो, एटलीस्ट 1 ईयर तो ऑपरेटिव रहा हो। तो फिर 60 डेज़ के अंदर शेयर होल्डर्स को ये पेमेंट चले जाएगा। अब बोलते हैं कि सपोज ये डिसबर्समेंट 60 डेज़ के अंदर नहीं हो पाया था, क्योंकि डिसबर्स तो कंपनी की तरफ से हो गया था, पर क्लेमेंट को रिसीव ही नहीं हुआ, ठीक है, या फिर क्लेम ही नहीं किया, रिसीव ही नहीं हुआ, तो 1 साल तक ये पैसा जा सकता है किसको, जो शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, 1 ईयर तक उनको ये पेमेंट जा सकती है। ऐसे तो 60 डेज़ में जाना चाहिए, 1 ईयर तक कंटिन्यू कब होगा, जब हम डिसबर्स तो कंपनी ने कर दिया पर उनको रिसीव ही नहीं हुआ या क्लेम ही नहीं आया कोई। और ये 3 ईयर्स तक भी चल सकता है। 3 ईयर्स तक कैसे चलेगा मैम, 3 ईयर्स तक ऐसे चलेगा कि जो शेयर होल्डर था उसकी या तो डेथ हो गई या फिर वो शेयर होल्डर ट्रेस नहीं हो पा रहा। वो जो शेयर होल्डर था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उसकी डेथ हो गई, अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या गार्जियन है वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी शेयर, जिस दिन से आपने मेजॉरिटी शेयर एक्वायर किए थे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी शेयर, 3 ईयर्स तक ये राइट रहेगा कि वो लोग आके अपना क्या ले सकते हैं, मनी ले सकते हैं। अगर शेयर होल्डर डाई या सीज टू एग्जिस्ट या लीगल हायर सक्सेसर कोई भी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर ये राइट अवेलेबल रहेगा। अब सपोज करो
जो शेयर होल्डर्स जिनके पास 75% ऑफ द माइनॉरिटी शेयर है, माइनॉरिटी में भी जिसके पास माइनॉरिटी में भी 75% से ज़्यादा के शेयर्स या 75% शेयर्स हैं। मेरे पास 20,000 ही शेयर्स हैं, माइनॉरिटी में हूँ लेकिन 20,000 शेयर्स हैं, पर ये 20,000 ओवरऑल माइनॉरिटी को देखें तो 75% या उससे ज़्यादा के शेयर्स हैं मेरे पास। और मैंने बोला कि नहीं, मुझे इस प्राइस पे तो नहीं सेल करना है, मुझे तो हायर प्राइजेस पे ही सेल करना है, मुझे रजिस्टर्ड वैल्यूअर का प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे हायर प्राइजेस ही चाहिए। अगर ये नेगोशिएशन होता है और जो भी एडिशनल कंपनसेशन इस माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मिलेगा जो मेजरली होल्ड करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर, तो उसको प्रो रेटा बेसिस पे बाकी शेयर होल्डर्स को ये एडिशनल कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसे क्या करना होगा, प्रो रेटा बेसिस पे, उसे क्या करना होगा, प्रो रेटा बेसिस पे ये शेयर्स को क्या करना होगा, ये जो एडिशनल कंपनसेशन उसे मिला है उसे प्रो रेटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब सपोज करो कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डिलीवर ही नहीं कर रहे शेयर्स, तो उनका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा एंड ट्रांसफरर कंपनी ऑथोराइज करेगी ट्रांसफरी कंपनी को कि इन ल्यू ऑफ कैंसिल्ड शेयर वो क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। दिस इज़ नथिंग 236 शेयर्स के बारे में, जहाँ पे आप ऑलरेडी क्या हो 90% होल्ड करते हो, आप बोलोगे मुझे एक्वायर करना है, एक्वायर करना है तो रजिस्टर्ड वैल्यू जो बोलेगा उस वैल्यू पे एक्वायर कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद 60 डेज़ में पेमेंट चले जाना चाहिए, 1 साल तक भी कंटिन्यूटी रहती है, कुछ केसेस में 3 इयर्स तक भी कंटिन्यूटी रहती है। उसके बाद अगर एडिशनल कंपनसेशन कुछ मिलता है तो वो प्रो रेटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। नाउ एक लास्ट सेक्शन जो 237 है वो थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज 238 एवे ही हैं, 239 एवे ही हैं, 240 भी ऐसे ही है। तो 237 इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड अमेलगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अमेलगमेशन 2 कंपनी के बीच में हो जाना चाहिए तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो क्या करेंगे, अमेलगमेशन ऑर्डर कर देंगे। तो ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी दोनों को ये अमेलगमेशन का नोटिस जाना चाहिए, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, दोनों को सबसे पहले क्या करेगी, ये अमेलगमेशन का नोटिस दोनों को देगी, उसके बाद ही आगे की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होती है। तो ऑफिशियल गैजेट में अमेलगमेशन 2 और मोर कंपनीज का बोला जा सकता है। ऑर्डर में ऑल्सो प्रोवाइड, ऑर्डर में ये भी होगा कि लीगल प्रोसीडिंग जो ट्रांसफरी कंपनी की है वो जो ट्रांसफरर कंपनी की है वो ट्रांसफरी कंपनी कंटिन्यू करेगी। मेंबर्स के क्या राइट होंगे, मेंबर्स के राइट सेम रहेंगे। इन केस सपोज करो मेंबर का राइट अफेक्ट होता है तो उसे कंपनसेशन मिलेगा, ही वुड बी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। तो देखो गवर्नमेंट ने बोला है पब्लिक इंटरेस्ट में दोनों मर्ज कर जाओ, दोनों कंपनी को नोटिस जाएगा, चाहे तो दोनों कंपनी क्या चाह सकती हैं, NCLT के पास ऑब्जेक्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं लेकिन अगर सपोज करो अमेलगमेशन होता है तो ये नोटिस में क्या लिखा रहेगा कि ट्रांसफरी कंपनी आगे के सारे प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगी, मेंबर्स का राइट सेम रहेगा, अगर कभी मेंबर का राइट अफेक्ट होता है तो कंपनसेशन उन्हें बाकायदा मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफिशियल गैजेट में, असेसमेंट ऑफ द कंपनसेशन जो भी कंपनसेशन है ऑफिशियल गैजेट में लिखा जाएगा। अगर पर्सन एग्रीव्ड है उस कंपनसेशन से तो 30 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, याद रखना 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, क्योंकि जो भी कंपनसेशन है ऑफिशियल गैजेट में दिया जाता है। तो विद इन 30 डेज़ ऑफ ऑफिशियल, ये जो पब्लिकेशन हुआ है विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द पब्लिकेशन NCLT के पास जाया जा सकता है। कहाँ जाया जा सकता है, NCLT के पास जा सकते हैं। कोई भी ऑर्डर अमेलगमेशन का तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा जब तक दोनों कंपनी को अमेलगमेशन का ये ऑर्डर सेंड किया जाए। प्रपोज्ड अमेलगमेशन दोनों कंपनी को सेंड करना कंपलसरी है। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम फिक्स करेगा कि इतने इतने टाइम में आप क्या कर लो, ऑब्जेक्शन दे दो, हमने नोटिस दे दिया, आपको कुछ ऑब्जेक्शन है सजेशन है दे दो। ये जो ऑब्जेक्शन सजेशन है 2 महीने, सिर्फ 2 महीने दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है किसी कंपनी को अमेलगमेट करना है, दोनों कंपनी को क्या देगा, नोटिस। ऑब्जेक्शन के लिए नॉट लेस देन 2 मंथ्स का टाइम देगा।
अगर कैसे राइट्स क्या होंगे मेंबर्स के, राइट के मेंबर्स सेम होंगे। अगर अफेक्ट होता है तो कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन ऑफिशियल गैजेट में क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। ऑफिशियल गैजेट में क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। उसके पब्लिकेशन के 30 डेज़ के अंदर एग्री पार्टी कहाँ पहुँच सकती है, पब्लिकेशन के 30 डेज़ के अंदर एग्रीव्ड पार्टी पहुँच सकती है NCLT के पास। कंप्लीटेड 237। आते हैं 238 पे, बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अगर स्कीम में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से रिलेटेड स्कीम है कि शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे, तो इसे आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब तक रजिस्ट्रार के पास ये रजिस्टर नहीं होता तब तक इशू नहीं हो सकता। अगर सपोज़ करो आपका कोई भी स्कीम है, आपकी स्कीम में शेयर ट्रांसफ़र है, तो पहले से रजिस्टर के पास रजिस्टर कराओ, तभी से सर्कुलेट कर सकते हो। तो ट्रांसफरर कंपनी अगर क्या करती है, सर्कुलेशन प्रिपेयर करती है, तो अगर ट्रांसफ़र कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट टू प्रिपेयर सर्कुलर, कोई भी सर्कुलर कोई ऑफ़र प्रिपेयर करती है, उसमें ट्रांसफ़र है, किसका शेयर ट्रांसफ़र है, तो यहाँ पे ऐसे वाले ऑफ़र को पहले रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर सपोज़ करो रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें इसे रजिस्टर नहीं करना है, ठीक है, तो विद इन 30 डेज़ उसे रीज़न देना होगा कि क्यों रजिस्टर नहीं कर रहा है भाई हमारे सर्कुलर को वो। तो अगर आप एग्रीव्ड हो तो NCLT के पास इसके लिए जा सकते हो। लेकिन आपने ये नहीं किया तो 1 लाख का आपको क्या मिलेगा, पेनल्टी लगेगी। कितने की पेनल्टी होगी, 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी कंपलसरी लगने वाली है। तो हर एक सर्कुलर जिसमें शेयर ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर होगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार अगर उसको रजिस्टर नहीं करता 30 दिन के अंदर इन राइटिंग रीज़न देगा। रीज़न देने के बाद आप एग्रीव्ड हो रीज़न से, तो आप NCLT के पास जा सकते हो। अगर लेकिन आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। देन 239 आता है, बुक्स प्रिजर्व करने हैं। अमेलगमेशन मर्जर के बाद ऐसा नहीं हो कि पुरानी कंपनी के आप बुक्स ऑफ अकाउंट हटा दो, नहीं, विदाउट परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना डिस्पोज नहीं कर सकते हो अमेलगमेटेड कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स। अगर आप क्या करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो इंस्पेक्ट करेगा बुक्स एंड पेपर्स को, ये चेक करने के लिए कहीं कोई ऑफेंस तो नहीं किया था इन कंडक्ट ऑफ अमेलगमेशन, कोई भी ऑफेंस वगैरह तो होके नहीं रखा है, तभी बुक्स क्या होंगी, डिस्पोज होंगी। 240 बोलता है कि लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमेंस प्रायर टू मर्जर। कोई भी मर्जर अमेलगमेशन के पहले अगर ऑफिसर ने कोई भी ऑफेंस किया है तो मर्जर अमेलगमेशन के बाद भी उनकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। मर्जर एंड अमेलगमेशन के बाद भी क्या होगा, उनकी लाइबिलिटी कंटिन्यू। 230 पावर ट्रिब्यूनल के पास जाने की। 231 ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप भी कर सकता है अगर लग रहा है इन्फोर्स नहीं हो सकता है। 232 मर्जर अमेलगमेशन। 233 सर्टेन कंपनी का मर्जर अमेलगमेशन। 234 आपका आता है फॉरेन कंपनी का मर्जर अमेलगमेशन। 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर से खरीदना। 236 अगर आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुके हो तब खरीदना। उसके बाद 237 आपका पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है। 238 सर्कुलर रजिस्टर करवाना होगा अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है। 239 प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर एंड 240 लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी अगर आपने मर्जर अमेलगमेशन के पहले कोई ऑफेंस किया है तो। दिस कंप्लीट्स योर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन चैप्टर। लर्न करो, अच्छे से लर्न करो, 1 hour में बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस जो करो 100% अपना दो। बाद में बोलते ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, अपने एफर्ट्स डालते जाओ। ओके, सो दिस वाज अंकिता अरोरा फ्रॉम स्टडी मेड इजी। थैंक यू।